हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 14वां वीडियो है और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे पढ़ना है हमें कार्बन परिवार के तत्व। तो आज हमें कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में अध्ययन करना है। तो जल्दी से नोटबुक में आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो, कार्बन परिवार के तत्व। यह हेडिंग लिख लो आप नोटबुक में, इसके बारे में स्टडी करेंगे आज। लिख लिया बेटे? कार्बन परिवार के तत्व। हमने इससे पहले पढ़ा था बोरोन परिवार के तत्व यानी ग्रुप नंबर 13 और आज हमारे पास है ग्रुप नंबर 14 यानी कार्बन परिवार के तत्व। हेडिंग आपने लिख ली। तो ध्यान रखना है आपको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम Ge और टिन और Pb लेड तत्वों को आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में रखा गया है बताओ? आवर्त सारणी के वर्ग 14 में रखा गया है। वर्ग 14 में रखा गया है। तो इन तत्वों को रखा गया है वर्ग नंबर 14 में और इनको क्या कहा जाता है? कार्बन परिवार के तत्व। इनको कार्बन परिवार, क्योंकि सबसे पहला तत्व कार्बन है ना, तो इन्हें कहा जाता है कार्बन परिवार के तत्व। तो इनको कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं। ऐसे भी आप वाक्य बना सकते हो, इन्हें कार्बन परिवार के तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सबसे पहला तत्व क्या है? कार्बन। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन परिवार के तत्व कौन से हैं, तो आप बताओगे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 14 में एक साथ रखा गया है और इन्हें हम कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व। अब हम बात करेंगे कार्बन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ग नंबर 13 से लेकर और वर्ग नंबर 18 तक के जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों को आप कहते हो पी ब्लॉक तत्व और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1 से लेके NP6 तक। तो पी ब्लॉक तत्व, मैंने आपको बताया कि जो पी ब्लॉक तत्व है ना, वो वर्ग नंबर 13, 14, 15 और यहाँ से लेके कहाँ तक के हैं? 18 तक के। और आपको पता है कि इसके NP में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वर्ग नंबर 13 यानी बोरोन परिवार के तत्व हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया कि इनकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वर्ग नंबर 14 कार्बन परिवार के तत्वों का अध्ययन इस समय हम कर रहे हैं और इनकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इनकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, इन सबको क्लास 12th में पढ़ेंगे हम। हमारे पास क्लास 11th में एक तो 13वां वर्ग है बोरोन परिवार के तत्व और एक है 14वां वर्ग कार्बन परिवार के तत्व। बोरोन परिवार के तत्व हम पढ़ चुके हैं और कार्बन परिवार के तत्वों का अध्ययन हम फिलहाल कर रहे हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NP2 होगा ना। क्या होगा? NP2। तो ध्यान रखना है आपको, यदि कोई आपसे पूछता है कि कार्बन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप बताओगे NH2 NP2। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप यहाँ लिख देता हूँ NH2
Np2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इनका। ठीक है, NS2 Np2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है कार्बन परिवार के तत्वों का। जैसे हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, ठीक है, उसके बाद टिन है और लेड है। पर यहाँ तक देख लो आप, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और जर्मेनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। तो यदि आप सामान्य तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो पता है 2,4, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन परिवार के तत्वों के। यानी 14वें वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन को देखो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है ना, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे और फिर होंगे 4, 2 8 10 और 4 14। और इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 4। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 8 28 और 4 32। ठीक है, अब यदि आप कहोगे सर हमें तो आप बहु नियम के अनुसार बताओ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आप बहु नियम के अनुसार, तो मैंने बताया आपको बाहरी कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के P में 2 इलेक्ट्रॉन। इतना ध्यान रखना है, बाहरी कक्षा में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 4 4। देखो इसकी बाहरी कक्षा कौन सी है, इसके बाद 2 ही कक्षाएं हैं, पहली और दूसरी। बाहरी कक्षा दूसरी है तो N की जगह मैं लिखूंगा 2s2 और 2p2। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p2 आएगा। इससे पहले सिर्फ 1s2 लिखना है आपको। आप बहु के नियम से यदि 6 इलेक्ट्रॉनों को आप भरोगे तो आपका 1s2 2s2 2p2 ही तो आएगा। पर आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाहरी कक्षा का S बता दो और बाहरी का P बता दो। देखो सिलिकॉन देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी 1 2 3 कक्षाएं हैं तो बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी। तो N की जगह मैं 3 लिखूंगा, यहाँ N की जगह 3s2 और 3p2, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके पास कितनी कक्षाएं हैं, 4 कक्षाएं हैं। तो चौथी कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा के P में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान रखना आप, इसके बाद जर्मेनियम के बाद आता है SN के पास कक्षाएं होंगी 1 2 3 4 5 होंगी, तो 5s2 5p2 आएगा उसका। और लेड के पास कितनी कक्षाएं होंगी, 6, तो 6s2 6p2 आएगा। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखोगे, इनका रखोगे ना ध्यान। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम बात करेंगे, एक हेडिंग लिख लो आप, अब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। तो हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण। चलो देखते हैं कार्बन परिवार के तत्वों में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं और उनकी आवर्तीता किस प्रकार होती है, कि वर्ग में वे किस प्रकार बदलते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुणों में सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु। सबसे पहले बात करेंगे परमाणु व आयनिक त्रिज्या की। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो वर्ग 13वां वर्ग हम पढ़ के आए हैं बोरोन परिवार के तत्व, 13वें वर्ग से 14वें वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी या छोटी, बताओ। ये तो 14वें वर्ग के तत्व हैं कार्बन परिवार के तत्व, और बोरोन परिवार के तत्व थे 13वें वर्ग के तत्व। तो इनकी 14वें वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 13वें वर्ग से छोटी होगी ना, क्योंकि आपको पता है आवर्त सारणी में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं यदि आप चलोगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। तो एक बात तो यह ध्यान रखना कि इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या 13वें वर्ग से या बोरोन परिवार के तत्वों से छोटी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या 13वें वर्ग के तत्वों से छोटी होगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 13वें वर्ग के तत्वों से कम होगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको पता है यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे, देखो जैसे ये है हमारे पास 14वां वर्ग है जो हम पढ़ रहे हैं, 14th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हैं। अब यदि मैं बात करूं कक्षाओं की, कार्बन के पास कितनी कक्षाएं हैं, 2,
इसके पास तो 2 कक्षाएं हैं, इसके पास 3 हैं, इसके पास 4 हैं, इसके पास 5 हैं, इसके पास 6 हैं। तो मुझे यूँ बताओ कि जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु का साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना साइज। और जब साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब साफ बात है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु में आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दोनों चीज यानी परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अब क्यों बढ़ती हैं ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। ये बात आपको पता है, मैंने आवर्त सारणी वाले चैप्टर में आपको समझा रखी है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्यों बढ़ती है। देखो ये कार्बन है, कार्बन से बड़ी त्रिज्या होगी सिलिकॉन की, उससे बड़ी त्रिज्या होगी जर्मेनियम की, उससे बड़ी त्रिज्या होगी टिन की, और सबसे बड़ी त्रिज्या होगी लेड की। पर एक बात बताता हूँ आपको बहुत काम की, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये जो कार्बन और सिलिकॉन है ना, इनकी परमाणु त्रिज्या में अधिक वृद्धि होती है, अधिक। यानी कार्बन की त्रिज्या और सिलिकॉन की त्रिज्या यदि इनका कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत तेजी से परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी कार्बन से सिलिकॉन पे जाते हुए। और जबकि यहां परमाणु त्रिज्या में कम वृद्धि होती है। वृद्धि तो होगी, ये बात तो पक्की है, पर वृद्धि कम होगी यहाँ परमाणु त्रिज्या में। जितनी ज़्यादा वृद्धि यहाँ से यहाँ हो जाती है उतनी ज़्यादा वृद्धि आगे नहीं होती। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर क्यों नहीं होती, इसका क्या कारण है? मतलब यहाँ वृद्धि तेजी से क्यों हुई और यहाँ क्यों नहीं हुई? इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसके पास कितनी कक्षाएं थी? 2। इसके पास कितनी है? 3। ठीक है, इसके पास 4 हैं, 5 है, 6 हैं। तो ये जो जर्मेनियम, टिन और लेड है ना, इनके पास डी और एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में भी, सेकंड लास्ट के डी और एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। और जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, आवरण प्रभाव। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको कि मान लो आपके पास बाहरी कक्षा है। बाहरी कक्षा कौन सी है? जैसे इसमें दूसरी कक्षा है, तीसरी, इसमें चौथी बाहरी कक्षा है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि वो नाभिक की तरफ खिंच जाएं। जैसे यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि मान लो ये परमाणु का नाभिक है और ये कक्षाएं हैं, ठीक है। बाहरी कक्षा में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। देखो दूसरी कक्षा का एस, दूसरी का पी, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं नाभिक की तरफ खींचना, कि नाभिक की तरफ हम आकर्षित हो जाएं। पर बाहरी से अंदर वाली कक्षा में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी से अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं बाहर की तरफ को। और सेकंड लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से बाहर की तरफ यानी दूर की तरफ, यानी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जो प्रतिकर्षण लगता है उस प्रतिकर्षण को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो चाह रहे नाभिक की तरफ खींचना, और यदि इनकी मर्जी चल जाए तो परमाणु का साइज घट जाएगा। और ये वाले इलेक्ट्रॉन चाह रहे, क्योंकि आपको बताएं इन पे नेगेटिव चार्ज है ना इनके ऊपर, और इन पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आपको पता है इस बात का। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन चाहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ को धकेलना, और यदि ये बाहर की तरफ को ज़्यादा धकेल लेंगे तो साइज ज़्यादा बढ़ेगा, पक्की बात है, ज़्यादा बढ़ेगा ना साइज। मान लो ये कामयाब हो गए अपने मंसूबे में, यानी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को रिपेल कर रहे, बहुत बढ़िया तरीके से परिरक्षण प्रभाव दिखा रहे या आवरण प्रभाव दिखा रहे, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ को जाएंगे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी थोड़ा सा बाहर की तरफ को जाएगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ऐसा ही तो होगा ना। पर मैं आपको बताता हूं कि जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके पास जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट में जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना और एफ इलेक्ट्रॉन्स, इन डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी होती है। पता क्या कमी होती है? इनमें कमी होती है कि इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, इनका आवरण प्रभाव बहुत कम होता है। और यदि इनका परिरक्षण प्रभाव और आवरण प्रभाव कम है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को उतना बढ़िया तरीके से बाहर की तरफ को धक्का नहीं दे पाएंगे,
और धक्का नहीं दे पाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी ना उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शायद कहीं जरूरत पड़ जाए कि भाई हमें यह तो पता है कि परमाणु में आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी, पर जितनी तेजी से ग्रोथ यहां देखने को मिलेगी यहां वृद्धि उतनी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि इनमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा मैं, सेकंड लास्ट कक्षा के डी इलेक्ट्रॉन्स, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स और n-1 f इलेक्ट्रॉन्स, उनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है बहुत। वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को उतना बाहर की तरफ को धक्का नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट ज्यादा दूर नहीं जा पाता नाभिक से और साइज बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं करता, साइज तेजी से नहीं बढ़ता। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा आप लिखो बेटे पोज करके, फिर मैं अगला भौतिक गुण आपको पढ़ाऊंगा। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये थी हमारी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। ठीक है, परमाणु और आयनिक त्रिज्या वैसे तो सब बच्चों को पता है। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ा रहा था तो आवर्त सारणी में मैंने आवर्तिता बहुत सारे गुण आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाए थे, और उन गुणों में मैंने सबसे पहला गुण आपको परमाणु त्रिज्या ही पढ़ाया था। और परमाणु त्रिज्या में मैंने आपको दो बातें सिखाई थी। पहली बात तो यह सिखाई थी कि किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और कारण उसका बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। पर मैंने यहां बताया कि बढ़ती तो है, पर शुरू में तो वो बढ़ती है तेजी से, उसके बाद के जो तत्व हैं नीचे के उनमें उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, क्योंकि उनमें डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 लिखते हैं, आयनन ऊर्जा। दूसरा भौतिक गुण आयनन ऊर्जा। तो हेडिंग लिख लो आप, आयनन ऊर्जा। तो चलो आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा कह दो, या आप आयनन विभव भी कह सकते हो, आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो, पता है सबको किसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा का मतलब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग नंबर 14 की। ये वर्ग नंबर 13 है और ये वर्ग नंबर 14 है। तो 13वें वर्ग से 14वें वर्ग का साइज तो छोटा होगा, 14वें वर्ग के तत्वों का साइज छोटा होगा, और 14वें वर्ग के तत्वों का साइज छोटा होगा तो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा, और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो साफ बात है कि आयनन ऊर्जा, इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है ना वर्ग 14 की, यानी कार्बन परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा में एक बात तो लिखनी है, वर्ग 13 से अधिक, 13वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनसे तो इनकी आयनन ऊर्जा अधिक ही होगी, क्योंकि इनका साइज 13वें वर्ग के तत्वों से छोटा है, और साइज छोटा है तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है, और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है तो नाभिक से उसे अलग करके ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे वर्ग की। आप मुझे यूँ बताओ, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो बाहरी कक्षा नाभिक से दूर हटती रहेगी, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे नाभिक का आकर्षण बल घटेगा, और नाभिक का आकर्षण बल घटेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि मैं आपको कहूँ कि ये तत्व हैं, भाई देखो हम ग्रुप नंबर 14 की बात कर रहे हैं, और ग्रुप नंबर 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड, ये तत्व हैं। आपको पता है इसके पास 2 कक्षाएं हैं और इसके पास 3 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 कक्षाएं हैं। ठीक है,
मैं कह रहा आपको कि यार कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। वैसे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 14वें वर्ग के तत्व में ना, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। मैं आपको पूछ रहा कि यार कार्बन की बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या लेड की बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी बात है, सबको समझ में आ रहा, सबको पता है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज़्यादा पास है। मान लो यहाँ इसका नाभिक है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं है वो, और न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो न्यूक्लियस ने तो बहुत मजबूती से पकड़ रखा होगा, नाभिक ने बहुत मजबूती से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा होगा, तो इसे निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा है। और यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से तो बहुत दूर हो गया कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण, और जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूर होगा तो नाभिक की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे कमज़ोर है, और यदि इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक की पकड़ कमज़ोर है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो साफ बात है कि वर्ग में यदि ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वर्ग में नीचे जाने पर, ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। कौन घटती है बताना जरा? आयनन ऊर्जा। मैंने बहुत सारी बात नहीं लिखी, सिर्फ इतना बताया कि यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूँ, पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ भी एक गड़बड़ी मची हुई है। देखो कार्बन के बाद कौन है, सिलिकन के बाद कौन है, जर्मेनियम के बाद है टिन, और टिन के बाद है लेड। अब एक खेल और समझना है आपको यहाँ, जो कोई पेपर सेटर पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ, कार्बन से कम आयनन ऊर्जा सिलिकन की होगी, सिलिकन से कम जर्मेनियम की, उससे कम एसएन की, और सबसे कम होनी चाहिए लेड की, पर लेड की टिन से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन। यानी यहाँ तो मामला फिर गड़बड़ हो गया। क्या हुआ सर, आपने तो बताया कि यदि ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हटता रहेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कमज़ोर होती रहेगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता रहेगा। तो इसके मुकाबले तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, यानी इसकी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। पर आपने यहाँ तो सारे सही निशान लगाए, उल्टा निशान लगा दिया। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि जो लेड है, ये पीबी लेड, इसमें एक दिक्कत है कि इसमें एफ इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है बहुत दुर्बल है। एफ इलेक्ट्रॉन n-1 एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, यानी बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के एफ इलेक्ट्रॉन, इनका परिरक्षण प्रभाव तो यार डी इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम है। और जब परिरक्षण प्रभाव कम है तो ये साइज को उतना नहीं बढ़ा पाएंगे जितना इन्हें बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, और यदि साइज की बात करूं, साइज तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, साइज थोड़ा बड़ा है, पर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से खींच रहा, क्योंकि अंदर वाले जो एफ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को उतना बढ़िया धक्का नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आप लिख लो यहाँ इस बात को, कभी कोई पेपर सेटर पूछ ही ले आपसे तो यहाँ लिखोगे आप एफ इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण। मैंने यहाँ कारण लिख दिया कि क्यों होता है ऐसा। इसका कारण बताया कि जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है बहुत, जिस वजह से ये इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा बल से अट्रैक्ट हो रहा, जितने बल से नहीं होना चाहिए था उतने बल से अट्रैक्ट हो रहा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए आयनन ऊर्जा ज्यादा है इसके मुकाबले। ध्यान रखना इस चीज को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, तो ये तो हो गया आयनन ऊर्जा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे संयोजकता की। चलो संयोजकता की बात कर रहे हैं। अब मुझे यूं बताओ कि ये जो कार्बन परिवार के तत्व हैं इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
आप कहोगे कि सर बाहरी कक्षा में इनके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आपने अभी बताए थे कि इनकी बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। वैसे साझेदारी करना ज़्यादा उचित रहेगा कार्बन के लिहाज में यदि हम देखें, यानी विद रेस्पेक्ट टू कार्बन देखें, तो कार्बन तो यार साझेदारी करेगा 4 इलेक्ट्रॉनों की, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो संयोजकता तो इनकी 4 ही होगी। आपको पता है कि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है उसे हम कहते हैं उस परमाणु की संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। तो आप सीधी बात है यहाँ लिख दो 4, बस। इन सब की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ये बात ध्यान रखना आप। आते हैं नंबर 4 पर। अब एक हमें इसका गुण पढ़ना है, ऑक्सीकरण संख्या। जो कार्बन परिवार के तत्व हैं वे कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लो कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। देखो ज़्यादातर तो ये दिखाएंगे +4 ऑक्सीकरण संख्या, पर ये +2 भी दिखाते हैं, ठीक है, +4 भी दिखाते हैं और +2 भी। ये 2 तरह की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। +4 आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और +2 देखने को मिलेगी कम, ठीक है। 5वां भौतिक गुण हम पढ़ेंगे घनत्व। अब थोड़ी सी घनत्व की बात करते हैं। घनत्व सीधी बात है, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे जिसके कारण घनत्व बढ़ेगा। सीधी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर एक वर्ग में यही कहानी है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, ठीक है। देखो यदि मैं सीक्वेंस लिखूँगा ना, तो कार्बन से ज़्यादा घनत्व होगा सिलिकॉन का, और सिलिकॉन से ज़्यादा होगा जर्मेनियम का, और जर्मेनियम से ज़्यादा घनत्व होगा टिन का, और टिन से ज़्यादा घनत्व होगा लेड का। बस ध्यान रखना घनत्व। पर कोई कोई बच्चा सोचता है कि सर किस तरह, मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि घनत्व बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। आप तो यूँ देख रहे कि कक्षाओं की संख्या बढ़ रही, और कक्षाओं की संख्या बढ़ रही तो साइज बढ़ रहा, और साइज बढ़ रहा तो आयतन बढ़ रहा। और आपने फार्मूला पढ़ रखा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये पढ़ रखा। तो मुझे यूं बताओ सर कि हमें इससे पता चल रहा कि यदि मैं यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान लगा दूं, चलो, तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटना चाहिए। आयतन बढ़ेगा, आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना इस फार्मूले से। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इससे पता चल रहा कि आयतन और घनत्व दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी दुश्मन है एक दूसरे के। यदि आयतन बढ़ता है तो घनत्व तो घटना चाहिए, और यहाँ तो आयतन बढ़ रहा ऊपर से नीचे जाने पे, आयतन बढ़ रहा तो घनत्व तो घटना चाहिए। ये निशान सारे उल्टे लगाओ। तो मैं कहूँगा यार रुको जरा इसके ऊपर ध्यान दो, द्रव्यमान के ऊपर। यूँ बताओ घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या, एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अब सुन लो जरा, कान खोल के ध्यान से सुनो। देखो बेटे, जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप केवल परमाणु के साइज यानी आयतन पे ध्यान दे रहे हैं कि कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। हाँ पक्की बात है, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से घनत्व घटना चाहिए। पर बेटे मुझे यूँ बताओ, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो कक्षाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है? और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना। जब इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही तो क्या द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा द्रव्यमान। और इसका मतलब साफ है कि वर्ग में यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है, पर द्रव्यमान के बढ़ने का अनुपात ज़्यादा होता है आयतन के बढ़ने के अनुपात के कंपैरिजन में। मतलब द्रव्यमान के बढ़ने की जो रेशो है, जो अनुपात है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, द्रव्यमान ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, आयतन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ तो रहा ये भी, बढ़ तो रहा ये भी। ये बढ़ रहा तो घनत्व को घटाना चाह रहा, और ये बढ़ रहा तो घनत्व को बढ़ाना चाह रहा, पर ये जरा ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा, और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा तो इसका इफेक्ट ही होगा, घनत्व बढ़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान रखोगे ना तो इस चीज़ को आप समझ लो। वैसे तो मैंने पहले भी आपको ज़रूर समझाया होगा आवर्त सारणी में,
तो 5वें नंबर पे हमने पढ़ा है घनत्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर गलनांक। नंबर 6 पर पढ़ेंगे गलनांक व क्वथनांक। चलो गलनांक व क्वथनांक की बात कर रहे हैं कि यदि आप कार्बन परिवार के तत्वों में यानी वर्ग नंबर 14 में ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक व क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं बताता हूँ क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे ना तो परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, जिसे आप कहते हो अंतर परमाणविक आकर्षण, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि साइज बढ़ रहा। साइज बढ़ेगा तो परमाणु के नाभिक एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे और नाभिक जितने दूर होंगे उनके बीच का अट्रैक्शन उतना कम होगा, जिसे आप वंडरवाल अट्रैक्शन भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के लिए जो आकर्षण होता है, जिसे कहते हैं अंतर परमाणवीय आकर्षण, वो घटता है। और उसके घटने से क्या होगा? उसके घटने से गलनांक व क्वथनांक भी घटेगा। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है, कार्बन से कम गलनांक व क्वथनांक होगा सिलिकॉन का, इससे कम होगा जर्मेनियम का, इससे कम होगा टिन का और इससे कम होगा लेड का। कारण मैंने बता दिया आपको, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो कि भाई अंतर परमाणवीय आकर्षण घटता है इसलिए। चलो मैं लिख देता हूं यहां, चूंकि परमाणुओं के बीच आकर्षण, अंतर परमाणुवीय आकर्षण भी कह सकते हो आप, आकर्षण घटता है। ये घटने का निशान लगा दिया मैंने, इसलिए गलनांक व क्वथनांक भी क्या होंगे? घटेंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 पर। अब हम बात करेंगे धात्विक लक्षण की, मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, धात्विक लक्षण का मतलब क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। तो जो परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो उतना अच्छा मेटल कहा जाएगा, या कहा जाएगा कि उसका धात्विक लक्षण उतना अच्छा है। तो साफ बात है, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ज़्यादा आसान होता जाएगा, यानी धात्विक लक्षण बढ़ेगा ना। तो हम सीक्वेंस लिख सकते हैं कि कार्बन से ज़्यादा धात्विक लक्षण तो सिलिकॉन में है, उल्टा लगा दिया निशान, ज़्यादा कार्बन से ज़्यादा, तो ऐसा लगना चाहिए ना, ज़्यादा की तरफ 2 लड्डू और कम की तरफ 1 लड्डू। कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज़्यादा धात्विक लक्षण जर्मेनियम का, और जर्मेनियम से ज़्यादा धात्विक लक्षण टिन का, और टिन से ज़्यादा धात्विक लक्षण लेड का। तो धात्विक लक्षण ऐसा बढ़ता है, ध्यान रखोगे ना। देखो मैं बताता हूँ, ये कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों अधातु होती हैं, अधातु। इन्हें आप लिख सकते हो कि दोनों क्या हैं? नॉन मेटल हैं, अधातु हैं दोनों, कार्बन भी और सिलिकॉन भी। और जर्मेनियम उपधातु होती है, 12th में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु, कभी धातु की तरह व्यवहार करती है, कभी अधातु की तरह। और टिन और लेड, सारी दुनिया को पता, टिन और लेड क्या होते हैं? धातु होती है, मेटल। तो बताओ धात्विक लक्षण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा ना। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा आप पोज करके लिखो बेटे, फिर अगले भौतिक गुण बताऊंगा मैं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें जो ये जो गुण पढ़ते हैं ना हम सारे, ये गुण हर एक ग्रुप के हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत। भाई जो सिंपल सा पेपर सेटर होगा वो तो सिंपल सा क्वेश्चन ही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई पेपर सेटर बहुत खतरनाक होता है, वो अपने घर की भड़ास, परिवार की भड़ास सारी बच्चों के ऊपर ही उतारता है। वो पेपर ऐसा सेट करेगा कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें हर एक टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी अराइज हो सकता है।
वैसे जो ज़्यादा खतरनाक पेपर सेटर होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लक्षण है। जो बहुत खतरनाक पेपर सेटर होगा वो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना। यदि किसी ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन से पेपर बना दिया ना, तो समझ जाओ बहुत खतरनाक पेपर सेटर है। और जो सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना रहा है कि पेपर सेटर यार कोई आसान है, भला आदमी था कोई जो सिंपल से क्वेश्चन दे रहा है डायरेक्ट, और यदि कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा, समझ जाओ बहुत खतरनाक है पेपर सेटर। सीधा लक्षण है, बिल्कुल साफ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास भौतिक गुण नंबर 8, विद्युत ऋणात्मकता। नंबर 8 लिखो आप, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता आपको पता है ना, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो सहसंयोजक बंध है, उस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इसे ही तो कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, आपको पता है कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण घटेगा, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। पर इस वर्ग में थोड़ी सी बात ध्यान रखनी, तो यहाँ लिख लो आप। वैसे तो यहाँ एक बात लिख लो, जरा इस लाइन को सही खींच दूँ, या बार बार थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। सबसे पहले लिखो वर्ग में नीचे जाने पर, ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। यह तो एक नॉर्मल सी बात है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो विद्युत ऋणात्मकता नॉर्मली घटती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता लगातार घटती नहीं है, पहले तो घटेगी और फिर लगभग स्थिर हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों हो जाएगी स्थिर वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो घटेगी, पहले घटती है तथा फिर लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि विद्युत ऋणात्मकता पहले तो घट रही, वैसे तो पूरी घटनी चाहिए थी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, और फिर हो जाती है स्थिर। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ कि कार्बन है, कार्बन से कम तो सिलिकॉन की विद्युत ऋणात्मकता है, और सिलिकॉन के बाद है जर्मेनियम। जर्मेनियम की विद्युत ऋणात्मकता लगभग इसके बराबर होगी, और जर्मेनियम के बाद क्या आता है टिन, उसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होगी, और लेड की भी। मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं क्या होती हैं, लगभग बराबर होती हैं। उसका कारण पता क्या है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ GeSN Pb, इनमें मैंने आपको कहा था कि जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं और F इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कमजोर है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ये विद्युत ऋणात्मकता नहीं घट पाती है बहुत तेजी से, जो दिखाई दे। ठीक है, बहुत तेजी से नहीं घट पाती है। जैसे आयनन ऊर्जा में मैंने आपको कहा था कि आयनन ऊर्जा में भी यही चेंज देखने को मिल रहा है आपको। देखो इनमें जो है ना, इनमें सेकंड लास्ट ऑर्बिट के जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ज़्यादा धक्का नहीं दे पाते हैं। उनका परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना कम होना चाहिए वो कम नहीं होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम नहीं हो पाएगा। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है तो सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को भी न्यूक्लियस खींचेगा बढ़िया बल से। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी शार्पली डिक्रीज नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ घटेगी, पर मैं कहूँगा यार बहुत थोड़ी घटेगी तो लगभग बराबर सराबर ही रहेगी, बराबर सराबर। क्योंकि यहाँ तो फिर D का, यदि इनमें मैं कहूँ कि N-1 D इलेक्ट्रॉन्स का
परिरक्षण प्रभाव कमजोर है तो डी इलेक्ट्रॉन से भी कम परिरक्षण तो इसके अंदर होगा, एफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ काम करेंगे परिरक्षण का, और एफ इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण प्रभाव तो डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव से भी कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो, परिरक्षण प्रभाव को हो, आवरण प्रभाव को हो, सबसे ज़्यादा एस इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ध्यान रखना, पहले भी मैंने समझाई थी ये बात कि एस इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद उससे कम होगा पी का, उससे कम डी का, और एफ का सबसे ही कम होगा। तो इसमें तो एफ इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण प्रभाव है तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, यानी एफ इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी धक्का नहीं देंगे बाहर की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, रखोगे ध्यान, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 9 पर श्रृंखलन की। श्रृंखलन, चेन, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है कार्बन परिवार के तत्वों में, और श्रृंखलन का गुण सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के कारण, देखो मैं बताता हूँ, कार्बन में सबसे ज़्यादा होगा, कार्बन से कम सिलिकॉन में होगा, फिर जर्मेनियम में होगा, फिर एसएन में होगा यानी टिन में, और फिर लेड में। तो ये है श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, क्योंकि इसके जो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही श्रृंखलन का गुण ज़्यादा पाया जाएगा। श्रृंखलन के गुण को आप कैटिनेशन भी कह सकते हो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 10, 10वां भौतिक गुण हमें पढ़ना है अपर रूपता। अपर रूपता, अपर रूपता पता है ना, अपर रूपता किसे कहते हैं? जब एक तत्व के परमाणु अलग अलग तरीके से जुड़कर अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हो तो उसे कहते हैं अपर रूपता, ठीक है। तो अपर रूपता तो इस वर्ग के सभी तत्व दिखाते हैं, ठीक है, सभी तत्व, ये जितने ऊपर लिखे हुए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सभी तत्व दिखाते हैं। तो कार्बन परिवार के जितने भी तत्व हैं वे सभी अपर रूपता दिखाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कार्बन के अपर रूप बताता हूं आपको, 10th में भी पढ़े थे, वैसे तो आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, एक तो आपने पढ़ा था ग्रेफाइट, पढ़ा था ना, हीरा, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, ये सब पढ़ रखे आपने, और मैं इस चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में इन्हें पढ़ा दूंगा। हीरा क्रिस्टलीय अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक पता है ना, यदि आप लैंप जलाओगे, मिट्टी तेल वाले लैंप की बात कर रहा मैं, जिसमें नीचे मिट्टी तेल डालते हैं, वो जलता है, ऊपर चिमनी लगाते हैं तो चिमनी काली हो जाती है ना, तो काली हो रही, वो कालस्सी जो उसके ऊपर जम जाती है वो लैंप ब्लैक ही है, वो भी कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। अच्छा, वुड चारकोल, वुड माने लकड़ी का, चारकोल माने कोयला, वो भी कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। इसके अलावा भी कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, जैसे मैं कहूं आपको गैस कार्बन, गैस कार्बन, ठीक है, पढ़ाऊंगा जब कार्बन के अपर रूप, तब पढ़ाऊंगा इसके बारे में, इसी यूनिट में पढ़ाऊंगा आपको। तो अपर रूपता तो दिखाते हैं सब, मैंने कार्बन के कुछ अपर रूप आपको बता दिए। एक 11वां भौतिक गुण और पढ़ लो, यौगिक, कि यौगिक किस तरह के बनाते हैं कार्बन परिवार के तत्व, ठीक है। ध्यान रखना कि कार्बन जो है ना, कार्बन हमेशा सह संयोजक यौगिक बनाता है, कार्बन कैसे यौगिक बनाता है? सह संयोजक यौगिक, और शेष सभी आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, आयनिक यौगिक भी बना सकते हैं, मतलब सह संयोजक यौगिक तो बना सकते हैं, पर आयनिक यौगिक कार्बन को छोड़ के बाकी सब आयनिक यौगिक बना सकते हैं, और कार्बन केवल सह संयोजक यौगिक ही बनाता है।
अब जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कार्बन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है और इनमें कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। मैंने आपको 11 भौतिक गुण सिखाए और ये 11 भौतिक गुण अपने आप में 11 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हम रासायनिक गुण कल पढ़ेंगे इसके, आज बस इतनी पढ़ाई कर लो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।